हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जनरल साइंस 2025 में आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको क्या क्या करा चुकी हूँ। विटामिन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अलावा हम डिजीज़ का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आपको पता है सेल क्या कहलाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है लाइफ की। सेल जो है वो कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क सेल को देखा जो डेड सेल थी, तो उन्हें है ना बहुत छोटे छोटे रूम्स दिखाई दिए। इसलिए उन्होंने इसके लिए क्या नाम चूज किया? सेल वर्ड को चूज किया। उसके बाद डेड सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। उसके बाद आती है हमारी लिविंग सेल। तो हमारी लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने। उसके बाद आती है हमारी सेल थियरी। तो सेल थियरी के ऊपर कौन काम कर रहे थे? शेल्डन जो एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि वो प्लांट सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे, और श्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल सेल के ऊपर काम कर रहे थे। तो शेल्डन एंड श्वान ने मिलकर क्या फॉर्मुलेट की? हमारी सेल थियरी फॉर्मुलेट की। उसके बाद हमारी सेल थियरी के अंदर एक लाइन ऐड की गई जिसको किसने ऐड किया? रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया, और उन्होंने बोला कि जो आपकी जितनी भी न्यू सेल्स बनती है वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। और स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ये स्टेटमेंट किसका है? तो रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया था। और आज हमारी जो सेल थ्योरी है उसके स्टेटमेंट कौन है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो कहते हैं कि आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? या तो सेल से बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ठीक है। और आपकी जितनी भी सेल्स बनती है वो सब किससे बनती है? पुरानी सेल से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। उसके बाद आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। हमारी सेल मेम्ब्रेन का सबसे एक्सेप्टेबल जो मॉडल आजकल हम एक्सेप्ट करते हैं उसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। वो कुछ चीज़ों को हमारे सेल के अंदर एंट्री देती है, कुछ चीज़ों को नहीं देती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और फॉस्फोलिपिड ही क्या फॉर्म करते हैं? बाई लेयर को फॉर्म करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, और वो किससे मिलकर बनी हुई है? लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद आता है सेल वॉल। तो जो हमारे आउटर कवरिंग है प्लांट्स और फंजाई की, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी अगर एक मेम्ब्रेन है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सेल वॉल बुलाते हैं। सेल वॉल का काम क्या होता है? आपके सेल को शेप देना। आप ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल डैमेज से बचाना, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना किसका काम है? सेल वॉल का काम है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में आपकी मदद कौन करता है? सेल वॉल ही आपकी मदद करती है। जो हमारे प्लांट्स है उनके अंदर सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस। तो जब आप अपने सेल को देख रहे हो, ये तो आपने बात की कि सेल, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसकी जो आउटर कवरिंग्स है वो क्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद जब आप सेल के अंदर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को उसका नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। अगर आप अपने न्यूक्लियस को देखते हो तो उसके बाहर आपको एक न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई देता है जो किससे बना हुआ है? दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। और इन दो लेयर के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है। अब ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस का काम क्या होता है? जो भी मटेरियल आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और जो भी चीजें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनके बीच में बैरियर का काम करना, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है वो बाहर ना जा पाए, जो साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें हैं वो अंदर ना आ पाए, उनके बीच में बैरियर का काम कौन करता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता है। ठीक है। और हमारे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली किसके साथ रहती है? उसके साथ क्या अटैच रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप न्यूक्लियर एनवेलप को देखोगे तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे जिनको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर पोर बुलाते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर हमारी किस में मदद करते हैं?
जो भी आरएनए डीएनए आपके न्यूक्लियस में बन रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म से जो इंपॉर्टेंट चीजें आनी है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर आ सके। अब हम देखते हैं अपने न्यूक्लियस को। तो देखो ये है आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इसकी दो आउटर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बुलाते हैं, ठीक है। फिर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर पोर बुलाते हैं। और मैंने आपको बताया कि आपकी जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूअसली क्या अटैच रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद ये तो हो गया आपकी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर सबसे मेजर आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। फिर आपके सेल के अंदर है ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आज का हमारा पूरा लेक्चर ही किसके ऊपर है, सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने देखा आपके न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या दिखाई दे रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। और ये ईआर क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल जो ईआर के अंदर का है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो ना तो आपको रफ दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या अटैच्ड है, राइबोसोम्स अटैच्ड है। तो हमारे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं। और जिसके ऊपर जिसका सरफेस हमें एकदम स्मूथ दिखाई देगा, कोई राइबोसोम अटैच नहीं दिखाई देंगे, उसको हम क्या बुलाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरईआर जिसका फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच्ड है, राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब ये राइबोसोम्स यहाँ पर जो अटैच्ड है इनका कुछ तो रोल होगा ना, कुछ तो काम होगा। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आपकी सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनने वाले हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, राइबोसोम्स की मदद से बनते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और हमारे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ ये कंटिन्यूअस रहते हैं, कौन, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जाके आप एक सेल ऑर्गेनल पढ़ोगे जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी बुलाते हैं। अब इसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होने वाला, कैसा सरफेस रहेगा इसका, एकदम स्मूथ सरफेस रहेगा। अब जैसे वहां पर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं वैसे हमारा SER हमारी किस में मदद करता है, लिपिड सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो आपको स्टेरॉइडल हार्मोन देखने को मिलते हैं वो कहाँ बनते हैं, SER के अंदर बनते हैं। उसके अलावा जो हमारा लिवर है जिसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, अगर आपने कोई भी ड्रग्स लिए हैं, आपने कोई पॉइजन लिया है, आपने अल्कोहल पिया है, इन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो हमारा लिवर करता है वहां पर उसकी मदद कौन कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स कर रही होती है। तो SER हमारे लिवर में भी प्रेजेंट होता है और वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है हमारे लिवर की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। अब इसको गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी क्यों कहा जाता है, इसको जिसने डिस्कवर किया उनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी को ऑनर करने के लिए ही इस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडी रखा गया। अब गोल्जी किससे मिलकर बनी हुई है, फ्लैट डिश शेप सैक और सिस्टरने से मिलकर बनी हुई है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली स्टैक्ड रहते हैं। अब इसके अंदर आपको दो फेस देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स सिस जिसका नाम फॉर्मिंग फेस भी है और एक होता है कॉनकेव ट्रांस जिसका नाम मैच्योरिंग फेस भी है, ठीक है। तो जो ये सिस और ट्रांस फेस है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और गोल्जी का सबसे मेजर फंक्शन जो है वो क्या है, पैकेज करना, यानी कि चीजें को पैक करना, ठीक है। वो चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने वाली है उनके पैकेजिंग का काम किसको मिलता है, गोल्जी बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो गोल्जी के क्या क्या फंक्शन है, मटेरियल जो भी उसको पैक करना, उसको फॉर्मिंग फेस के साथ फ्यूज करना और फिर वो कहाँ जाता है,
मैच्योरिंग फेज की तरफ चला जाता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाहर रहता है। देखो सबसे पहले आपकी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स बने उन सबको पैक करने का काम ये सब कौन करने वाला है, गोल्जी बॉडी करने वाला है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में आपको देखने को मिलती है हमारी गोल्जी बॉडी। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनने की इंपॉर्टेंट साइट है हमारी गोल्जी बॉडी, और सिंपल शुगर को मिला मिला के क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स शुगर भी बना देती है। किसके फंक्शन है, हमारी गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के कुछ और नाम भी है जैसे कि डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो किस में मदद करती है, हमारे लाइसोसोम के फॉर्मेशन में मदद करती है। लाइसोसोम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हाइड्रोलेसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, और ये सब के सब किस पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाना है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है या फिर कोई भी वॉर्न आउट सेल प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं, हमारे लाइसोसोम्स करते हैं। इसलिए उनको हम डाइजेस्टिव बैग भी बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल। तो आपको पता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसका एक स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट किसकी आउटर कवरिंग का नाम है, तो वैक्यूल की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या है, तो आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा सा प्रेजेंट होता है, इतना बड़ा हो सकता है कि 90% जो सेल है प्लांट की वो किसने ऑक्यूपाई कर रखी होती है, प्लांट वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखी होती है। एनिमल्स के अंदर आपको स्मॉल साइज के वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो वाटर को स्टोर करके रखने का काम, सेप को स्टोर करके रखने का काम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने का काम, ऐसे प्रोडक्ट जो सेल के लिए अभी यूजफुल है उन सबको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, हमारा वैक्यूल करता है। उसके अलावा अमीबा के अंदर आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी किस में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अमीबा है ना मेजरली कहाँ पे रहता है, मेरीन वाटर में रहता है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस उसकी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो उस ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में उसकी हेल्प कौन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में उसकी हेल्प कौन करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से सराउंडेड रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, अब इसकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो इसके ल्यूमेन को आउटर और इनर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, और इसके इनर कंपार्टमेंट में क्या फिल्ड रहता है, मैट्रिक्स फिल्ड रहती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा डीपली फोल्डेड रहती है, इन फोल्डिंग शो करती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टे बुलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, जब मैंने आपको लाइव प्रोसेस चैप्टर कराया था तो वहां पर मैंने आपको रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ाए थे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी एटीपी सिंथेसिस करती है। तो एटीपी सिंथेसिस की साइट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करना, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी किसको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप फूड को खाते हो तो फूड से है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, एटीपी बनाना, हमारे शरीर के लिए एटीपी सिंथेसिस करना, ये काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल है, क्यों, क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। उसके पास किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, खुद का डीएनए भी इसके पास प्रेजेंट है। हमारे बाकी सेल ऑर्गेनल्स के पास नहीं होता, सिर्फ 2 ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कौन है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या क्या दिखाई देगा, इसका जो इनर पार्ट है वो किससे फिल्ड है, मैट्रिक्स से फिल्ड है। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स दिखाती है, ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टे बुलाते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर आपको राइबोसोम्स अटैच दिखेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्रिस्टे जो है यहाँ पर क्या हो रहा होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा होता है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लास्टिड्स।
तो प्लास्टिड्स जो है वो आपको मेजरली कहाँ देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो हमारा यूग्लिनॉइड्स होते हैं यानी कि यूग्लिना होता है उसके अंदर भी आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। अब इन प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हमारे प्लास्टिड डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब हमारे प्लास्टिड, हम 3 टाइप के प्लास्टिड पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि जो आपके प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, किसकी मदद से, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो कलर्ड पिगमेंट जिनके अंदर प्रेजेंट है जैसे कि कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, जो क्या कलर देते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज। तो आपने देखा है आपका जो टमाटर है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, लाइकोपीन प्रेजेंट है। आपने देखा है आपकी जो गाजर है वो ऑरेंज कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैरोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है उनके पास स्पेशल कलर्स है, वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। फिर आते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट, जिनको हम कलरलेस प्लास्टिड बुलाते हैं। तो कलरलेस प्लास्टिड में हमारी 3 कैटेगरीज है। अमाइलोप्लास्ट जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो है, पोटैटो के अंदर क्या स्टोर रहता है, स्टार्च स्टोर रहता है और स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, अमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हमारे इलियोप्लास्ट जो ऑयल एंड फैट को स्टोर रखने का काम करते हैं। और फिर आते हैं हमारे एल्यूरोप्लास्ट जो क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर रखने का काम करते हैं। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम किचन ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। और इसके और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में थोड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे कि इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनम प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपने क्लोरोप्लास्ट को। तो आपकी जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उनकी जो मीजोफिल सेल्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इनकी 2 लेयर ने इसको सराउंड कर रखा है। स्ट्रोमा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इनर मेम्ब्रेन का जो सारा स्पेस है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा बुलाते हैं। फिर थाइलाकॉइड्स क्या है, अगर आपको बहुत सारे सैक्स ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं फ्लैटन फॉर्म में तो इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड्स जो है वो स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज है और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे थाइलाकॉइड एक स्टैक बना रहे हैं तो इसको हम क्या बुलाने लग जाते हैं, ग्रेनम बुलाने लग जाते हैं। स्ट्रोमा लैमेला क्या करते हैं, थाइलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्लोरोप्लास्ट इसको कैसे मिला, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था। ठीक है, अब आते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम किससे मिलके बने हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलाडे ने की थी। ठीक है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन इसको बाउंड नहीं करती है। 2 यूनिट से मिलके बना होता है, इसकी बड़ी यूनिट होती है, इसकी छोटी यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, जितने भी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको कैसा राइबोसोम देखने को मिलता है, 80S राइबोसोम देखने को मिलता है, यानी कि 60S एंड 40S से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इनके सब यूनिट्स के नाम है। ठीक है, आप ये मत बोलने लग जाता है कि 60 और 40 को ऐड करते हैं तो ये तो 100 हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, ये स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है ये। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, वो 70S होता है, 50S एंड 30S की उसकी लार्जर एंड स्मॉल सब यूनिट होती है। S जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट कर रहा है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो किसकी डिस्कवरी किसने की, इस टेबल से समझिए। डेड सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोन वॉन लुइनहॉक ने। फिर हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की कैमिलो गोल्जी ने, लाइजोसोम की डिस्कवरी की है क्रिस्टन डी डुवे ने, राइबोसोम की डिस्कवरी की है जॉर्ज पैलाडे ने। फिर हमारे जो वैक्यूल्स है उनको किसने डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लुइनहॉक ने डिस्कवर किया, जिन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया था। फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है एल्बर्ट वन कॉलिकर ने। प्लास्टिड की डिस्कवरी की है अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की है कीथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉडे एंड अर्नेस्ट एफ फुलम ने। ठीक है, तो ये है हमारे सेल ऑर्गेनल्स और किसने इनकी डिस्कवरी की।
उसके बाद है ना, आपके सेल ऑर्गेनल्स के कुछ निकनेम्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल बुलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ दी सेल बुलाते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बुलाते हैं, क्योंकि हमारे राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम अपने लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइड बैग बुलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर घूम रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जितनी भी टूटी फूटी सेल्स हैं उन सबको खा जाने का काम करते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।